So hi friends, today is the lecture number 17 from chemical bonding और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखो, अभी तक हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडेशन। अब इन सब की एक लिमिटेशन थी कि ये कुछ मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक करैक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या वो डायमैग्नेटिक होंगे या पैरामैग्नेटिक होंगे, उस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे ऑक्सीजन है, अगर मैं बीबीटी की बात करूं, बीबीटी के अकॉर्डिंगली अगर आपको याद होगा ऑक्सीजन O2 में मेरे पास एक ऑक्सीजन एटम जिसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, 2p क्या है 4 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1 2 3 4 यहाँ पे है। दूसरा ऑक्सीजन एटम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी, 1 2 3 4। तो अब बीबीटी क्या कहती है कि इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल इसके एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके एक बॉन्ड बनाता है जिसको हम सिग्मा बॉन्ड बोल देते थे। दूसरा हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इसके हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाता था, O डबल बॉन्ड O। हमें दिखता था यहाँ पे कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। डायमैग्नेटिक कौन सा होता है, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। तो यहाँ पे ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये और ये ओवरलैप करके तो ये भी पेयर बन गया, ये और ये ओवरलैप करके ये भी पेयर बन गया। और जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में आ जाते हैं तो एक की स्पिन प्लस हाफ, दूसरे की स्पिन माइनस हाफ, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो नेट स्पिन क्या हो जाएगी, 0। और जब नेट स्पिन 0 हो गई तो वो क्या होगा, मेरा डायमैग्नेटिक होगा एंड मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो बीबीटी के अकॉर्डिंगली O2 जो था, O2 डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट असल में जो O2 होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो इसके तो इलेक्ट्रॉन बीबीटी के अकॉर्डिंगली क्या है, सारे पेयर्ड है, तो अनपेयर्ड कैसे हो गए। दूसरा, ये जो थ्योरीज थी, बीबीटी हो गई, हाइब्रिडेशन हो गई, वेस्पर थ्योरी हो गई, ये बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मतलब दो एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 कैसे आ सकता है, फ्रैक्शनल कैसे आ सकता है, जैसा कि हमने रेजोनेंस में भी देखा था। तो मैग्नेटिक करैक्टर और जो बॉन्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई। अब सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उन पॉइंट्स के बाद हम उसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट क्या है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है जैसे एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, वैसे मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। जैसे मेरे पास ये हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, इसमें 1s1 है और इसमें भी क्या है, 1s1 है। तो एटम के अंदर कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये एटम पास पास आते हैं ओवरलैप करने के लिए तो मॉलिक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है, ये मॉलिक्यूल बन जाता है इस तरह से, दिस इज कॉल्ड H2 मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर जाते हैं और मॉलिक्यूल बन जाता है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रह जाते, वो एटॉमिक ऑर्बिटल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट क्या है, एज एटम्स has atomic orbital, similarly molecules has molecular orbital। तो जैसे एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। सेकंड पॉइंट इसने क्या बोला, अब एटॉमिक ऑर्बिटल हमें क्या बताते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल बताते थे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी। So it tell us about the probability density of electron in the atom। तो कहता जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल हमें बताते थे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हमें क्या बताते हैं, इट आल्सो टेल अस
द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। ये एटम के अंदर बताते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये किसके अंदर बताते हैं? मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट में इसने क्या बोला? एज एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, सिमिलरली molecular orbital gives probability density of electron in molecule। तो सेकंड पॉइंट में इसने क्या बोल दिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रहते, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या बताते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इन मॉलिक्यूल्स। किसके बारे में? मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसने क्या बोला कि अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं? हाउ डू दे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसने कहा कैसे बनते हैं? जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। तो तीसरे पॉइंट में इसने क्या बोला? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, चौथे पॉइंट में इसने क्या बोला? अब क्वेश्चन ये आ गया कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर जाए, कहीं से भी एटॉमिक ऑर्बिटल लाओ और उसको मिक्स करा दो ना। इसने कहा वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी सिमिलर होगी और सिमेट्री सिमिलर होगी। तो चौथे पॉइंट में इसने क्या बोला? ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल विल कंबाइन whose energy and symmetry is same। जिनकी एनर्जी और सिमेट्री क्या होगी? सेम होगी, वो ही कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके सिलेबस में बताया जाएगा, 1s और 1s। 1s क्या होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब अब यहां से ये मान के चलो जिनकी शेप एक जैसी हो। तो यहां पे ये भी स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल, एनर्जी n+l रूल लगा लो, दोनों की एनर्जी भी सेम है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर सकते हैं। वैसे ही 2s और 2s आपस में कंबाइन कर सकते हैं, वो भी क्या है? स्फेरिकल है और सिमेट्री भी सिमेट्री सेम है और एनर्जी भी क्या है? सेम है। वैसे ही 2pz प्लस 2pz कंबाइन करेंगे, दोनों की क्या है? सिमेट्री, शेप सेम है, एक ही डायरेक्शन में है और एनर्जी भी सेम है। वैसे ही 2px और 2px कंबाइन करेगा, 2px क्या है? दोनों एक ही डायरेक्शन में है और एनर्जी भी सेम है। वैसे ही 2py और 2py आपस में कंबाइन कर सकते हैं, 2py एंड 2py आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो इसने फोर्थ पॉइंट में बोला वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी और सिमेट्री क्या होगी? सेम होगी। एनर्जी और सिमेट्री क्या होगी? सेम। जैसे 1s के साथ कंबाइन करेगा, 2s के साथ कंबाइन करेगा, 2pz के साथ कंबाइन करेगा, 2px के साथ कंबाइन करेगा और 2py के साथ कंबाइन करेगा। क्लियर है? ठीक है। सो नेक्स्ट इसने अब क्या बोला? फिफ्थ पॉइंट, अब इसने क्या बोला? अब इसने बोल दिया वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी और सिमेट्री क्या है? सेम है। अब बात आ गई हाइब्रिडेशन की तरह कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट इसका क्या कहता है? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे।
4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो 5th पॉइंट में इसने क्या बोला यहां पे, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड इन कॉम्बिनेशन। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। फॉर एग्जांपल 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 5 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 5 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन में जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब 6th पॉइंट में उसने बोला जो मेरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनकी नेचर कैसी होगी। पहले उसने बताया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते क्या है और वो क्या बताते हैं हमें, फिर बताया उसने बनते कैसे हैं, फिर उसने बताया कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर उसने बताया कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब हमारे पास आ जाता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने उनकी नेचर क्या है, क्या है नेचर क्या है। तो 6th पॉइंट में वो क्या बोलता है कि जितने आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें से आधे बॉन्डिंग होंगे, आधे क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग। क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग। सो 6th पॉइंट में उसने क्या बोल दिया, ठीक है, हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर बॉन्डिंग एंड हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर एंटी बॉन्डिंग। क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, मेरे पास, मैं एटॉमिक ऑर्बिटल साइडों पे लिखूंगा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए, मान लो ये 1s और 1s है, क्या है, 1s और 1s है। जब ये कंबाइन किए तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। तो क्या कहता है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, एक बॉक्स एक एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से आधे बॉन्डिंग आधे एंटी बॉन्डिंग। इसका मतलब एक क्या होगा, बॉन्डिंग, तो ये क्या होगा मेरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इससे मुझे साफ दिख रहा है जो मेरे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अगर मैं ऊपर को एनर्जी लिखूं तो मेरे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या है, ज्यादा है। तो 6th पॉइंट में उसने बोला हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर बॉन्डिंग एंड हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर एंटी बॉन्डिंग। तो उसने बता दिया कि उनकी नेचर क्या होगी। अब 7th पॉइंट में वो क्या बोलता है कि ये बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होंगे। इसने बोला जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो 7th पॉइंट में इसने बोला जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो 2 एटम को पास पास लेके आने की कोशिश करते हैं, वो दोनों में अट्रैक्शन कॉज करने की कोशिश करते हैं। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द 2 एटम्स एंड ट्राइज टू ब्रिंग देम टुगेदर, और उनको पास लेके आने की कोशिश करते हैं। And they are responsible for the bond formation and they are responsible for the attractive forces between the atoms. फिर बात आई एंटी बॉन्डिंग की, तो इसने बोला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करेंगे, वो एटम को दूर दूर लेके जाने की कोशिश करेंगे। उनकी कोशिश ये होगी कि बॉन्ड ना बने। सो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिपल्सिव फोर्सेस
के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? रिपल्सिव फोर्सेस के लिए। सो अब 7th पॉइंट में उसने क्या बोला? जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर attractive forces between atoms and tries to bring them together, उनको पास पास लेके आने की कोशिश करते हैं, and responsible for bond formation and स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। एंटीबॉन्डिंग में क्या हो जाएगा? एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपल्सिव फोर्सेस एंड ट्राइज टू कीप एटम apart. Anti-bonding molecular orbital जो है, they are responsible for the repulsive forces and try to keep the atoms apart, ठीक है, and responsible for destability of molecule। तो 7th पॉइंट में उसने बता दिया कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है मेरे पास? वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बॉन्ड को ना बनने दे, मतलब रिपल्सिव फोर्सेस को वो इंक्रीज करेंगे ताकि बॉन्ड ना बन पाए। और इनमें से जो डोमिनेट कर जाएगा, अगर इसका फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा तो बॉन्ड बन जाएगा, अगर ये डोमिनेट कर जाएगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। क्या हमारे पास बॉन्ड नहीं बनेगा? सो दिस इज 7th पॉइंट। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबसे पहले उसने क्या बोला? जैसे एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बताते हैं एटम के अंदर, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बताते हैं? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मॉलिक्यूल के अंदर। तीसरे पॉइंट में उसने क्या बोला? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। चौथे पॉइंट में बोला वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी और सिमेट्री सेम होगी। 5वें पॉइंट में उसने क्या बोला कि कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में उसने बोला कि उनमें से आधे बॉन्डिंग होंगे, आधे क्या होंगे? एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगे वो अट्रैक्शन कॉज करेंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करेंगे? रिपल्शन कॉज करेंगे। ठीक है, जब आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, बॉन्डिंग बन गए, एंटी बॉन्डिंग बन गए, अब बॉन्डिंग को किससे डिनोट करते हैं? नेक्स्ट 8th पॉइंट में उसने क्या बोला? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर डिनोटेड बाय सिग्मा, पाई, डेल्टा, इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दे आर डिनोटेड बाय पाई स्टार, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। तो इनको हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार से क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? ये कोई दिक्कत है इसमें? सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का 8th पॉइंट क्या कहता है? कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है दे आर डिनोटेड बाय सिग्मा एंड पाई। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा और पाई से डिनोट करते हैं ना, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। ठीक है जी। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। 9th पॉइंट क्या कहता है? जब आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए हैं, जब आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुके हैं, तो उसमें आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन फिल करने का वही तरीका रहेगा सेम जो कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा था। वही तीनों प्रिंसिपल यूज होंगे: अफवाह प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल। अफवाह प्रिंसिपल क्या कहता है? पहले
हम इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है। जब वो पूरा भर जाए फिर उससे नेक्स्ट हायर एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल किया जाएगा। क्लियर है जी। उसके बाद सेकंड रूल क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक ऑर्बिटल के अंदर, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो चाहे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, उसमें दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करेंगे। एंड थर्ड रूल क्या कहता है, अगर कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है, मतलब डीजनरेट ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, उनमें पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे। जब सारे हाफ फिल्ड हो जाएंगे फिर उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। सो तीनों वही के वही रूल यूज होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए। ठीक है। सो नाइन्थ रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल take place same as electron are filled in atomic orbital. That is all the three rules. कौन कौन से, अहबा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल। उसके अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है। 10th, अब जब आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए तो आप काउंट करोगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जब आपने ये काउंट कर लिया तो आप क्या निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इज इक्वल टू NB माइनस NA बाय 2। व्हाट इज NB, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर हमारे पास Nb जो है लेस देन इक्वल टू Na है, लेस देन तो हो नहीं सकता, अगर इक्वल टू है तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा तुम्हारा 0, और मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर Nb जो है ग्रेटर देन Na होगा तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो मॉलिक्यूल क्या होगा तुम्हारा, मॉलिक्यूल इज स्टेबल। तो उस तरह का मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो आपने क्या किया बेटे, आपने जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिए तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने शुरू कर दिए। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे, अफबाह प्रिंसिपल के अंदर अकॉर्डिंगली, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल के अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपने देखा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जिसको आपने नाम दे दिया Nb, और फिर काउंट किए आपने एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसको नाम दे दिया Na। तो इस फार्मूले से Nb माइनस Na डिवाइड बाय 2 से बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अगर Nb नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग्स के इक्वल हो या कम हो तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा या लेस देन 0 होगा। क्या होगा मेरे पास, लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल। अगर Nb ग्रेटर देन Na है तो बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा तुम्हारा, स्टेबल होगा। 11th पॉइंट, अब बात शुरू हुई थी मैग्नेटिक कैरेक्टर से। डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं, जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। पैरामैग्नेटिक कौन से है, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ गया वो पैरामैग्नेटिक होंगे। तो अब आपने एटॉमिक ऑर्बिटल को नहीं देखना, आपने देखना है जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है क्या उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो डायमैग्नेटिक है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड आपको दिख गया तो आपने उसको पैरामैग्नेटिक लिख देना है। ठीक है। सो इफ molecular orbital contain at least one unpaired electron, then molecule is पैरामैग्नेटिक। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। इफ
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों देखने हैं। इफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन ऑल द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर्ड हो, देन मॉलिक्यूल इज डाया मैग्नेटिक। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। क्लियर है। तो ये आपने ये 11 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, इसके बेसिस पे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, अगर हम रिकॉल करें, जैसे एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा पॉइंट, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बताते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बताते हैं, पर मॉलिक्यूल के अंदर। तीसरा पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। चौथा पॉइंट, वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम। पांचवा पॉइंट, अब कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। छठा पॉइंट, जिनमें से आधे बॉन्डिंग होंगे, आधे क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग। सेवंथ पॉइंट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल को बनाने की कोशिश करेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटम में रिपल्शन कॉज करेंगे और मॉलिक्यूल बनने नहीं देंगे। एट्थ पॉइंट, बॉन्डिंग को सिग्मा और पाई से डिनोट किया जाएगा, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से डिनोट किया जाएगा। नाइन्थ पॉइंट, अब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू अहबा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होन्स रूल। 10th पॉइंट, हमारे पास जब आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए, आपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखे, एंटी बॉन्डिंग देखे, NB माइनस NA से क्या निकाल लिया, डिवाइड बाय 2 करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है और NB इज इक्वल टू NA है तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, ऐसा मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर NB इज ग्रेटर देन NA तो मॉलिक्यूल बन जाएगा और ऐसे मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करेंगे। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर, अगर मॉलिक्यूल के अंदर हमारे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा। फिर आपको केवल वो डायपोल मोमेंट भी उसकी निकालने को बोल देगा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर की, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को बोल देगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटम, जो कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था। तो हमारे पास इस तरीके से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। अब इसको हम मैथमेटिकली भी अप्लाई करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे ओवरलैप होकर एटॉमिक ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम के बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसको हम ऑर्बिटल पिक्चर से भी शो कर सकते हैं। किससे शो कर सकते हैं, ऑर्बिटल पिक्चर से भी। तो हमने अभी अभी देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम ऑर्बिटल की फॉर्म में भी अप्लाई करके देखेंगे और मैथमेटिकली भी अप्लाई करके देखेंगे। जैसा कि आपको याद होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि ऑर्बिटल को वेव फंक्शन से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है, जिसको हम साई से डिनोट करते थे। तो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो इस थ्योरी ने बोला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनको हम वेव फंक्शन से डिनोट करते हैं, और जो वेव है, वेव दो तरीके से क्या हो सकती है, कंबाइन कर सकती हैं, या तो उनकी एडिशन हो जाए या सब्ट्रैक्शन हो जाए, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल A था, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल B था। इसके वेव फंक्शन को साई A से डिनोट किया, इसके वेव फंक्शन को साई B से डिनोट किया। एक चीज याद रखना बेटे, जो एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उसको एक ही न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ए के एटॉमिक ऑर्बिटल को ए का न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा, बी के एटॉमिक ऑर्बिटल को बी का न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। अब जब ये बॉन्ड बनाने के लिए पास पास आ रहे हैं तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी हमारी क्या है कि ये दोनों ऐड हो जाए, दोनों की क्या हो जाए, ओवरलैपिंग हो जाए। ये क्या बन गया तुम्हारा
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों की क्या हो गई, एडिशन हो गई। तो अब इसको बुक्स में कुछ इस तरीके से शो किया गया होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन गया मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी आप वेव फंक्शन से ही डिनोट करोगे, वेव से ही डिनोट करोगे, क्योंकि उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो वेव ट्रेन बनाएंगे। तो इसका वेव फंक्शन क्या होगा, ये वेव फंक्शन प्लस ये वेव फंक्शन का कॉम्बिनेशन, साई ए प्लस साई बी, साई ए प्लस क्या है, साई बी। अब अगर इनके बीच में रिपल्शन हो जाए तो जो दोनों एटम दूर दूर जाएंगे, तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, इस तरह से ये न्यूक्लियस और इसका वेव फंक्शन इस साइड को, ये न्यूक्लियस और इसका वेव फंक्शन इस साइड को। अब ये दूर दूर चले गए, तो जिसमें ओवरलैप हुआ उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें ओवरलैप नहीं हुआ उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाए तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जब दो ओवरलैप ना करे तो क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको अगर मैं वेव से शो करना चाहूं, किससे शो करना चाहूं, वेव से, इसमें क्या है मेरे पास, ये मान लो साई ए वेव है, इसकी वेव कौन सी है, साई बी ऑर्बिटल की वेव को मैंने साई बी से डिनोट कर दिया। तो इसमें अगर मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी थी, अगर मेरी क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ जाए, पॉजिटिव लोब के ऊपर पॉजिटिव लोब, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव लोब, ठीक है, और मैं इनको ऐड कर दूं तो जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा। तो ये इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये क्या था साई ए, ये क्या था साई बी, तो ये क्या हो जाएगा साई ए प्लस साई बी। अगर यहां पे ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से हो, यहां पे क्या हो जाए, सबट्रैक्शन हो जाए, तो ये दोनों वेव फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव वेव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या हो जाएगा, मेरी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जो सबट्रैक्शन हो रही है तो साई ए माइनस क्या लिख देंगे हम, साई बी, इसके वेव फंक्शन को साई ए माइनस साई बी लिख देंगे। क्लियर है, इतना समझ आ गया। अब मैं इसको एक बार फिर से मैथमेटिकली प्रूव करूंगा या लॉजिकली भी प्रूव करूंगा। अब देखिए बेटे, यहां पे न्यूक्लियस था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, यहां न्यूक्लियस था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब जब इनके बीच में ओवरलैप हुआ तो मान लो सपोज यहां इनका, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम था 100 यूनिट, कितना था 100 यूनिट। जब ओवरलैप हुआ तो ओवरलैप से ये कुछ एरिया कॉमन आ गया, कॉमन आ गया, तो ऑब्वियसली अब इस केस में जो वॉल्यूम होगा इस टोटल वॉल्यूम से कम होगा, जितना भी कम हो पर कम होगा हर हालत में। लेट अस सपोज इट इज 75 यूनिट रह गया, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। अगर यहां देखोगे, यहां ये दूर दूर गए हैं तो इनके बीच का टोटल वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज। लेट अस सपोज वो 125 यूनिट हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय साइज। तो यहां पे वॉल्यूम कम है तो यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस इंक्रीज कर जाएगी, न्यूक्लियस के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और यहां क्या हुआ, यहां इलेक्ट्रॉन पीछे चले गए, यहां इलेक्ट्रॉन पीछे चले गए, दोनों न्यूक्लियस आमने सामने आ गए, दो दुश्मन आमने सामने आ गए। जब दो दुश्मन आमने सामने आ गए तो रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और बीच में क्या है, आपको ऐसा एरिया दिख रहा है जहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसको हम नोडल प्लेन या नोड या नोडल प्लेन बोल सकते हैं। तो यहां पे न्यूक्लियस आमने सामने आ गए, रिपल्शन ज्यादा हो गई, और हमें पता जब रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की एनर्जी जो होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, ठीक है। सो ये मेरे पास लॉजिकली हम बता सकते हैं कि यहां पे क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हुआ तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। यहां वॉल्यूम बढ़ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो न्यूक्लियस के बीच में कुछ भी नहीं बचा, दोनों दुश्मन सामने आ गए, दोनों के बीच में रिपल्शन हो गई, एनर्जी बढ़ गई। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो न्यूक्लियस के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन आ गए जिन्होंने उनके बीच की रिपल्शन क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। इन दो न्यूक्लियस के बीच में जब रिपल्शन डिक्रीज हो गई तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या कर जाएगी, डोमिनेट कर जाएगी, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मैथमेटिकली आते हैं। जब यहां पे इसका वेव फंक्शन क्या था, साई ए साई बी, और इसका कंबाइंड वेव फंक्शन क्या था, साई ए प्लस साई बी। और हमें यह पता है कि वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, जब हम उसका स्केयर करते हैं तो हमें उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में पता चलता है। तो अगर मैं यहां पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना चाहूं तो कितनी आएगी, साई ए स्क्वायर, इसकी कितनी आएगी, साई बी स्क्वायर, इसकी कितनी आएगी, साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखूं, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका वेव फंक्शन साई ए था और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी, साई ए स्क्वायर, इसका वेव फंक्शन क्या था, साई बी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी, साई बी स्क्वायर। जब ये दोनों कंबाइन करके मेरे पास क्या है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो इसका वेव फंक्शन क्या था, साई ए प्लस साई बी, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी, साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। अगर मैं साई ए प्लस साई बी के होल स्क्वायर को ओपन करता हूं तो क्या बनता है, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी हो जाएगा। सो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए के ऑर्बिटल की है, ये बी के ऑर्बिटल की है, पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया। यहां पे देखो, वॉल्यूम कम होने की वजह से यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई थी। तो जब भी मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो मैथमेटिकली भी ये प्रूव हो रहा है कि इस एक्स्ट्रा फैक्टर के कारण जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हुआ था, क्रस्ट ट्रफ इनको सब्ट्रैक्ट किया तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर गया। इसका वेव फंक्शन क्या था, साई ए, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी, साई ए स्क्वायर, इसका वेव फंक्शन साई ए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी, साई बी स्क्वायर, सॉरी साई बी एंड साई बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी, क्योंकि यहां सब्ट्रैक्शन हो रही है, और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर। जब साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर ले लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए एटॉमिक ऑर्बिटल की है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी एटॉमिक ऑर्बिटल की है, उसमें से कुछ फैक्टर डिक्रीज कर गया। तो यहां पे वॉल्यूम बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज की थी। मैथमेटिकली भी वही प्रूव हो रहा है कि जो मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस फैक्टर से क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है ये, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अब हम देखेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से बनते हैं, उनके नाम क्या रखे जाते हैं, और एनर्जी लेवल डायग्राम क्या देखेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन, कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, जिनकी एनर्जी क्या होगी बेटे, सेम होगी। जैसे मैंने आपको बताया 1s के साथ 1s, 2s के साथ 2s, 2px के साथ 2px, 2py के साथ 2py, 2pz के साथ 2pz। एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरा, उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सिमेट्री सेम होनी चाहिए। तीसरा, उनके बीच में ओवरलैप मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। सो नंबर 1 पहला क्या है, एनर्जी ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल
should be same. Second, symmetry of combining atomic orbital. Symmetry of combining atomic orbital should be same. जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए. तीसरा, extent of overlap should be maximum. Extent of overlap should be maximum. उनके बीच का ओवरलैप क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए. तो वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी. दूसरा, उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए. तीसरा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए. तो अब हम कॉम्बिनेशन देखेंगे और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम भी लिखेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले है कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 1s. किसका कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 1s. देखो बेटे, दोनों का n+l रूल लगा दो. दोनों की एनर्जी क्या है? 1+0, 1+0, एनर्जी सेम है. s दोनों स्फेरिकल है, सिमेट्री भी सेम है, तो दोनों का ओवरलैप हो सकता है. दोनों कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं. तो अगर मैं यहां पे बात करूं 1s की, दूसरा 1s, हमने कहा था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. तो मेरे पास क्या होगा? दो में से क्या होगा? एक बॉन्डिंग, एक क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग बनेगा. तो बॉन्डिंग के केस में मैंने आपको पीछे ही डिस्कस किया कैसे बनेगा. एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, यहां पे क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी. और इस केस में क्या होगा? इस केस में जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो इस तरह से बन जाएगा. ठीक है. तो ये मेरे पास 1s और 1s जब कंबाइन करेंगे तो एक क्या बनेगा मेरा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एक क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब मुझे इसका नाम रखना है. इसका नाम क्या होगा? अब आपको पता है s और s जब कंबाइन करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है या पाई बॉन्ड बनता है? हमें पता है s और s के कॉम्बिनेशन से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है. तो जिस तरह का ओवरलैप होगा उसके आगे वो लिख दो. जैसे ओवरलैप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो सिग्मा लिख दो. सिग्मा. उसका पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा था जिससे वो बना है? किससे बना है वो? 1s से, तो लिख दो सिग्मा 1s. ये एंटी बॉन्डिंग है तो आप यहां पे लिख दीजिए सिग्मा स्टार 1s. सिग्मा स्टार क्या आ जाएगा? 1s. सो अगर आपको वैसे शो करना हो डायग्रामेटिकली, साइडों पे हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल लिखिए. एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल 1s. दो अलग अलग ऑर्बिटल लिखे आपने. बीच में आप लिखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ऊपर को एनर्जी बढ़ रही है तो ये एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की है. तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. एक बनेगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका नाम क्या था बेटे? s और s के कॉम्बिनेशन से सिग्मा बॉन्ड बना तो इसका नाम था सिग्मा 1s. और एंटी बॉन्डिंग के लिए आप बस स्टार लगा दीजिए सिग्मा 1s. सो सिग्मा 1s की एनर्जी कम है, सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी क्या है? ज्यादा है. तो ये मेरा कॉम्बिनेशन हो गया 1s और 1s का. एक और चीज आपसे पूछी जाती है कि बताओ इसमें नोडल प्लेन कितने हैं और इसमें नोडल प्लेन कितने हैं. अगर आप देखोगे यहां पे हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. नोडल प्लेन हम किसको बोलते हैं? वो प्लेन यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो. तो यहां आपको साफ साफ दिख रहा है एक नोडल प्लेन, वन नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन दिख रहा है. तो सिग्मा 1s में कोई भी नोडल प्लेन नहीं है. तो आप नोट कर सकते हो देयर इज नो नोडल प्लेन इन सिग्मा 1s. और सिग्मा स्टार 1s में एक नोडल प्लेन है. तो कई बार वो ऐसा क्वेश्चन भी देगा कि आपको 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे देगा और बोलेगा इसमें इंक्रीजिंग नंबर ऑफ नोडल प्लेन लिखो या डिक्रीजिंग नंबर ऑफ नोडल प्लेन लिखो.
तो अगर मुझे इन दोनों में इंक्रीजिंग नंबर ऑफ नोडल प्लेन लिखने हो तो पहले मैं लिखूंगा सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि सिग्मा 1s में कोई भी नोडल प्लेन नहीं है, सिग्मा स्टार 1s में क्या है, एक नोडल प्लेन है। ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2s एंड 2s। किसका कॉम्बिनेशन? 2s और 2s का कॉम्बिनेशन, 2s एंड 2s। देखो एनर्जी सेम है, सिमेट्री सेम है, सेम 1s की तरह, फर्क क्या है, बस 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा है। तो इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये 2s बड़ा बना देंगे थोड़ा सा इसको, तो ये सिग्मा 2s, क्योंकि s और s के कॉम्बिनेशन से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा मतलब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड बना है, और किससे बना है, ये 2s से, तो आगे लिख दिया 2s। और इसमें वही थोड़ा बड़ा बना देंगे हम, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s। सो इसको अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखेंगे, साइडों पे हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल लिखने हैं आपने, ठीक है, तो ये 2s है, ये 2s है, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखना है, तो आपके पास क्या है, इस तरह से सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2p एंड 2p। कॉम्बिनेशन किसका, 2p और 2p का। अब हमें पता है 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2p में ऑर्बिटल होते हैं 3। एक होता है 2px, 2py एंड 2pz। हमें पता है 2pz, जब तक कंडीशन ना दी गई हो, z को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, और pz के कॉम्बिनेशन से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो मेरे पास सबसे पहले मैं कंबाइन करूंगा 2pz प्लस 2pz को। जब 2pz क्या है, इस तरह से है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी लॉब्स है, पॉजिटिव लॉब नेगेटिव लॉब, ये 2pz ये 2pz। जब ये ऐड होने के लिए पास पास आए तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एडिशन हो सकती है या सब्ट्रैक्शन हो सकती है। अगर एडिशन हुई तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव ओवरलैप कर गया, नेगेटिव दूर रहा, तो इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, साइडों पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बड़ी लोब किसको इंडिकेट कर रही है, बड़ी लोब इंडिकेट कर रही है ओवरलैपिंग को। सो ये मेरे पास इसका नाम क्या आ जाएगा, pz और pz सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो इसका नाम लिखूंगा मैं सिग्मा। पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, 2pz, तो सिग्मा 2pz। अगर मैं एंटी बॉन्डिंग की बात करूं तो एंटी बॉन्डिंग में मेरे पास क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी, एटॉमिक ऑर्बिटल दूर दूर चले जाएंगे। जब एटॉमिक ऑर्बिटल दूर दूर चले जाएंगे तो वो किस तरह से आ जाएगा, वो इस तरह से आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव लॉब, पॉजिटिव नेगेटिव। एंटी बॉन्डिंग में हमेशा आपने वेव फंक्शन को ऑपोजिट ले आना है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो सेम वेव फंक्शन क्या करेंगे, ऐड होंगे, और ऑपोजिट वेव फंक्शन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम वेव फंक्शन अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट वेव फंक्शन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तभी मैंने ऑपोजिट वेव फंक्शन लिखे हैं जो रिपल्शन को शो कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा स्टार क्यों, क्योंकि अभी भी जो रिपल्शन और अट्रैक्शन है सेम एक्सिस के ऊपर हो रही है। अगर सेम एक्सिस, सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो तो सिग्मा लिखते हैं हम उसके लिए। क्लियर है। तो जब भी 2pz और 2pz कंबाइन करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा, एक क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा। बॉन्डिंग का नाम सिग्मा 2pz, एंटी बॉन्डिंग का नाम सिग्मा स्टार 2pz। बात करते हैं 2px और 2py की। तो अगर मेरे पास 2px और 2py बने, क्या बने, 2px प्लस 2px कॉम्बिनेशन। px क्या है, दोनों इस तरह से पैरेलल है, पॉजिटिव लॉब नेगेटिव लॉब। दिस इज 2px, दिस इज आल्सो 2px, दोनों 2px है। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक है एडिशन की, एक है सब्ट्रैक्शन की। जब सेम साइन सामने आ गए, क्या आगे, सेम साइन के आगे सामने आ गए, तो एडिशन हो जाएगी। तो इस तरह से पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऊपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पॉजिटिव लॉब, नीचे नेगेटिव लॉब। अब बीच में एक क्या दिख रहा है मुझे, नोडल प्लेन। क्या दिख रहा है, नोडल प्लेन।
नाम क्या होगा इसका, पी एक्स और पी एक्स पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो पहले लिखूंगा पाई, फिर क्या लिखूंगा 2px। सो पाई 2px में एक नोडल प्लेन होता है। तो इस कभी भी इस एम्बिग्युइटी में मत रहना कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वहां नोडल प्लेन नहीं होता। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी नोडल प्लेन हो सकता है। आपको अगर ऑर्बिटल पिक्चर बनानी आती है तो आप देख सकते हो कि वहां पे नोडल प्लेन है या नहीं है। अगर एंटी बॉन्डिंग होता तो क्या होता, एंटी बॉन्डिंग के केस में मेरे पास यहां पे सब्ट्रैक्शन हो जाती है। सब्ट्रैक्शन का मतलब इसको मैं नेगेटिव लॉब लिख दूंगा, इसको पॉजिटिव लिख दूंगा, दोनों रिपेल करेंगे। तो दोनों रिपेल करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास ये दूर दूर चले जाएंगे, पॉजिटिव लॉब नेगेटिव लॉब, नेगेटिव लॉब पॉजिटिव लॉब। सो रिपल्शन आप शो कर दीजिए। रिपल्शन शो करने का तरीका क्या है, ऑपोजिट लॉब्स सामने ले आइए। तो सब्ट्रैक्शन में मुझे रिपल्शन शो करनी है, तो पॉजिटिव लॉब के सामने नेगेटिव लॉब ले आया, नेगेटिव लॉब के सामने पॉजिटिव लॉब ले आया, और इसमें नोडल प्लेन कितने हैं, एक नोडल प्लेन, दूसरा नोडल प्लेन। सो ये दोनों क्या है, दीज टू आर द नोडल प्लेन्स। सो इसका नाम क्या होगा, पाई स्टार 2px। पाई स्टार क्या होगा 2px। तो पाई 2px में एक नोडल प्लेन, पाई स्टार 2px में दो नोडल प्लेन आ जाएंगे। क्लियर है। अगर मैं 2py की बात करूं, 2py में भी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, सेम इसी तरीके से, पर बस डायरेक्शन अलग होगी। क्या होगी, डायरेक्शन। तो आप कुछ मत कीजिए, यहां पे py क्या कर दीजिए, 2py कर दीजिए, और सेम इसी तरीके का बनेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होगा। ठीक है, इस तरह से अलग डायरेक्शन आ जाएगी। उसमें भी वही क्या बनेगा, पाई 2py बॉन्डिंग और पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग, सेम इसी तरीके से। तो अब मैंने क्या बोला, जब 1s और 1s कंबाइन करेंगे, एक बनेगा सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। 2s और 2s कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक मेरा सिग्मा 2s और एक सिग्मा स्टार 2s। 2pz दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए, एक बना सिग्मा 2pz, एक बना सिग्मा स्टार 2pz। 2px और 2px कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, पाई 2px एंड पाई स्टार 2px। 2py और 2py कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, पाई 2py एंड पाई स्टार 2py। अब मुझे इनकी एनर्जी बतानी है, किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा है। जैसे कि मैंने बताया, अगर 2p ऑर्बिटल से कंबाइन करें, मेरे पास क्या है, एक एटम है, उसके अंदर 2p ऑर्बिटल्स है, एक 2px है, एक 2py है, एक 2pz है, और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसमें भी 2p ऑर्बिटल है, 2pz, 2py, 2px। अब बच्चों देखो, हमें पता है जिसमें ओवरलैप ज़्यादा होता है वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है और उसमें ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। जब एनर्जी ज़्यादा बाहर निकल गई तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको सिंपल ये देखना है कि ओवरलैप कहाँ ज़्यादा हो रहा है। मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, हमने कहा था कंडीशन फॉर द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, दूसरी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, तीसरा ओवरलैप ज़्यादा होना चाहिए। अब आपको ये पता है जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें ओवरलैप ज़्यादा होता है। अब जब सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैप ज़्यादा होगा तो उसमें एनर्जी ज़्यादा बाहर निकलेगी। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जब सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो उसमें एनर्जी ज़्यादा बाहर निकल गई होगी, तो उसकी खुद की एनर्जी उतनी ज़्यादा कम होगी। ठीक है, नंबर 1, जिसमें जितना ज़्यादा ओवरलैप उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी कम। नंबर 2, अगर बॉन्डिंग में जितनी एनर्जी कम हुई है, एंटी बॉन्डिंग में उतनी ही एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी एनर्जी क्या बढ़ेगी, ज़्यादा। अब बात करते हैं जब 2px और 2px कंबाइन करते हैं, जब 2py और 2py, 2px और 2py से पाई बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड में ओवरलैप कम होता है, ओवरलैप कम है तो एनर्जी बाहर कम निकली है। तो इसका मतलब जब पाई बॉन्ड बना है, जब पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है तो उसकी एनर्जी सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी। क्यों, सिग्मा के केस में ज़्यादा एनर्जी बाहर निकली, पाई के केस में एनर्जी कम बाहर निकली। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे
2pz और 2pz के कॉम्बिनेशंस की, तो इसमें ओवरलैप क्या होगा? ओवरलैप इज मैक्सिमम। ओवरलैप ज़्यादा हुआ तो एनर्जी ज़्यादा बाहर निकली, तो इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी हम सबसे नीचे लिखेंगे, सबसे कम लिखेंगे। कितनी होगी? इसका नाम क्या होगा? सिग्मा 2pz। तो सिग्मा 2pz जब बना तो एनर्जी सबसे ज़्यादा बाहर निकली क्योंकि ओवरलैप ज़्यादा हुआ, तो इसकी एनर्जी, ऊपर को एनर्जी बढ़ रही है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। और मैंने ये भी कहा कि अगर एंटी बॉन्डिंग में अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है तो एंटी बॉन्डिंग में रिपल्शन भी ज़्यादा होगी, और जिसमें जितनी ज़्यादा रिपल्शन होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, इसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी? सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी भी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। बात करते हैं 2px और 2py की। 2px और 2py पाई बॉन्ड बनाते हैं, इनमें ओवरलैप इक्वल होता है, लेस देन सिग्मा, ठीक है। दे फॉर्म पाई बॉन्ड, ओवरलैप इज इक्वल बट लेस देन सिग्मा। सिग्मा से कम ओवरलैप है तो एनर्जी कम बाहर निकली है। तो अगर मान लो इन सब की एनर्जी 100 यूनिट थी, इसमें एनर्जी बाहर निकल गई -60 बाहर निकल गई, तो इसकी एनर्जी कितनी बची? 40 यूनिट। अब इसमें एनर्जी क्या है? कम बाहर निकली है। इसमें एनर्जी बाहर निकल गई मान लो 40 यूनिट, तो एनर्जी कितनी होगी मेरी? 60 यूनिट, तो मतलब इससे ऊपर होगी। तो और आपस में दोनों की बराबर होगी। आपस में दोनों की बराबर क्यों होगी? क्योंकि आपस में दोनों का क्या है? इसने भी पाई बॉन्ड बनाया, इसने भी पाई बॉन्ड बनाया, तो दोनों का ओवरलैप बराबर है। जब ओवरलैप बराबर है तो एनर्जी भी क्या निकलेगी? बराबर निकलेगी। तो इसका नाम क्या होगा? तो इसमें मान लो एनर्जी निकल गई मेरी -40 बाहर निकल गई, इसमें -60 बाहर निकल गई, तो इसकी एनर्जी 40 रहेगी, इसकी कितनी रहेगी? 60। तो इसको तो ऊपर ही लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा पाई 2px पाई 2py। तो अगर यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे अट्रैक्शन कम हुई है तो रिपल्शन भी कम होगी, तो ऊपर भी एनर्जी क्या होगी मेरी? ऊपर भी इस तरह से क्या होगा? पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो ये मेरे पास क्या है? 2p का कॉम्बिनेशन है कि 2pz और 2pz कंबाइन करेंगे तो देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए, 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। 1 2 3 4 5 6, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। जिसमें ओवरलैप सबसे ज्यादा था उसको सबसे नीचे लिखो, उसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। अगर उसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सबसे नीचे लिखोगे तो एंटी बॉन्डिंग सबसे ऊपर जाएगा, तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो रिपल्शन भी ज्यादा होगी। इसमें ओवरलैप कम था तो इसकी एनर्जी क्या होगी? इससे क्या होगी? ज्यादा है तो इसको ऊपर लिखा। तो इसमें अगर अट्रैक्शन कम है तो रिपल्शन भी कम होगी, तो इसकी एनर्जी जो होगी इस सिग्मा स्टार 2pz से क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? तो इसको आप लिख सकते हो। अब इसके बेसिस पे हमारे पास 2 एनर्जी लेवल डायग्राम होते हैं। उन 2 एनर्जी लेवल डायग्राम को डिस्कस करके हम इस लेक्चर को अभी यहीं पे क्लोज करेंगे। उसके अगले लेक्चर में इसकी एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट एनर्जी लेवल डायग्राम है मेरे पास 4O2 F2 Ne2। क्या होगा? ऊपर को एनर्जी बढ़ रही है बेटे, 1s और 1s कंबाइन किए, क्या बने? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक सिग्मा 1s एक सिग्मा स्टार 1s। 2s और 2s कंबाइन किए तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, ठीक है। तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। 2p और 2p कंबाइन किए, 2px 2py 2pz 2pz 2py 2px। तो सबसे नीचे कौन सा था बेटे? सिग्मा 2pz। सबसे ऊपर कौन सा था? सिग्मा स्टार 2pz। उसके बाद
पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, और इधर पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई। तो इसके एनर्जी लेवल ऊपर को क्या कर रही है, एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, सिग्मा 1s की, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s की, उससे ज़्यादा है सिग्मा 2s की। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इतना डायग्राम ना बनाना चाहे तो हम सीधा इसको लिख सकते हैं सिग्मा 1s फिर कॉमा सिग्मा स्टार 1s कॉमा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz कॉमा पाई 2px इक्वल टू y इक्वल टू, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है, इक्वल टू, उसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार क्या है 2pz। इस साइड को एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इस साइड को एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज। तो एक एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है मेरा, O2, F2 और Ne2 के लिए। जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए भी एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। सेंटर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, साइडों पे क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब दूसरा एनर्जी लेवल डायग्राम हमारे पास क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहां पे चेंज करूंगा। दूसरा एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है हमारा, दूसरा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर B2, C2, N2। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है बेटे, यहां पे मेरे पास सिग्मा 2pz ऊपर चला जाएगा, पाई 2px एंड पाई 2py नीचे आ जाएगा। सो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है B2, C2 और N2 में जो 2s और 2p है, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है। एनर्जी डिफरेंस कम होने के कारण मेरे पास जो सिग्मा स्टार 2s है, कौन सा बेटे, ये सिग्मा स्टार 2s ये वाला, और ये सिग्मा 2pz आपस में पास आ जाते हैं। पिछले डायग्राम में देखो ये दोनों पास थे, जब ये पास आ गए तो इनके बीच में रिपल्शन हो जाएगी। रिपल्शन होने से ये इसको ऊपर पुश करेगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख दिया, और इसका थोड़ी एनर्जी कम होगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz। B2, C2 और N2 के लिए सिग्मा 2pz को अपने पाई 2px, पाई 2py से ऊपर लिखना है। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड लास्ट में तुम्हारा सिग्मा स्टार 2pz आ जाएगा। क्लियर है। तो ये दो तरह के आपको एनर्जी लेवल डायग्राम याद रखने हैं। वैसे तो आप इसको याद रखो, इसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो और एक चीज हमारे पास, तो इस साइड को क्या कर रही है, हमारी एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम दो तरह के होते हैं। एक होता है B2, C2 और N2 के लिए, जिसमें सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px, पाई 2py से ज़्यादा होगी। एक होता है F2, O2 और Ne2 के लिए, जिसमें सिग्मा 2pz की एनर्जी जो होगी नीचे होगी, और इन दोनों की क्या होगी, पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अप्लाई करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसको अप्लाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट हर ईयर इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, और आता ही आता है। बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है, बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चन आता है, इसके मैग्नेटिक करैक्टर पे क्वेश्चन आता है, तो किसी भी तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दिस लेक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके देन, सी यू, बाय।